तो बच्चों, आज के इस 5th लेक्चर में मैं आपको नॉर्मलिटी, जो कि एक कंसंट्रेशन टर्म है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और देखिए, ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूला हैं उन्हें भी आपको एक्सप्लेन करना है, जानना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी। देखिएगा, नॉर्मलिटी क्या है। हमने लिखा है द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट। रिमेंबर, जब मैं मोलरिटी की बात करता था तो यहाँ लिखता था नंबर ऑफ मोल्स, बट यहाँ हमने नॉर्मलिटी की चर्चा की है, इसमें हमने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का जितना आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होगा उसे हम कहने वाले हैं नॉर्मलिटी। और इस नॉर्मलिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। ये है आपका सिंबलाइजेशन, यानी कि आप कर सकते हैं नोटेशन, जो कि N से डिनोट किया गया है। देखिए, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंसेस है आप याद कीजिए। मोलरिटी में हमने सब कुछ वही रखा था, केवल यहाँ नंबर ऑफ मोल चेंज किया था। मगर यहाँ जो देख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल, ये दोनों आपका कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे यह भी मैं जिक्र करूंगा। तो पहले तो हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं, तो देखिएगा क्या करता है। Therefore, normal number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution in a liter। ये हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया है। यदि आप बात करते हैं इसमें वॉल्यूम को ml यूनिट में, तो क्या होगा, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। याद कीजिए, जब ये मिलीलीटर में होगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपको न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये है नॉर्मलिटी। अब हमारे पास डिस्कशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। जैसे हमने मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल की चर्चा किया था, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की चर्चा करेंगे। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, चेक कीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, आइए ध्यान दीजिए, गिवन मास हमारा W है और इक्विवेलेंट मास हमारा E है। यदि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट लिख दें, इट मीन्स यदि ये सॉल्यूट के वास्ते है तो यहाँ हमारा सॉल्यूट के वास्ते और यहाँ हमारा सॉल्यूट के वास्ते। अब देखिए, मैं इनको कैसे कोरिलेट करता हूँ। देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हमें पुट करना होगा मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर यूनिट। ये है अपना नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ध्यान दिया जाए, हमने कहा नॉर्मलिटी क्या है? द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है जो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित है, और ये नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यदि आप मोलरिटी से कंपेयर करोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पाओगे नंबर ऑफ मोल्स, और तब उसे हम कहेंगे मोलरिटी। बाकी सारा चीज एज यूजुअल है जो आपने मोलरिटी में सीखा है। तो देखिए अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of the solute by volume of the solution in liter, इनको हम नॉर्मलिटी कहने वाले हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, आपको वो जानना है जनाब। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द solute is equal to given mass by equivalent mass. If you are calculating the equivalent mass for the solute, then what will happen? You have to put here S and S. Here is the mass of the solute and here is the equivalent mass of the solute. मैंने इनको रिप्लेस किया है इससे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हम इस पे कुछ कमेंट करने वाले हैं। आई कमेंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट जो होगा, हम वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होगा जरा ध्यान से सुनिए। वी नो, हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। नेचुरली नॉर्मलिटी इज इक्वल टू WS बाय ES इंटू 1000 बाय M। ऊपर मिलो, देखिए सॉल्यूट का मास है और ये मास ऑफ सॉल्यूशन है इंटू 100 है। बिल्कुल पीछे वाले जो मोलरिटी पढ़े थे, यहाँ भी उसी तरीके से हम फॉर्मूला डिडक्ट करेंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मूला डिडक्शन में बिल्कुल ही मोलरिटी के जैसा ही। तो सॉल्यूट का मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज मास बाय मास। और क्या होगा दोस्त, बच गया इसमें 10, और यहाँ क्या हो गया रो, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये देख लीजिए नॉर्मलिटी का एक नया फॉर्मूला हमारे पास हाजिर है। आप देख रहे हैं इस फॉर्म में, परसेंटेज मास बाय मास, सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इंटू 10 इंटू रो फॉर डेंसिटी एंड ES इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जब नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी करते हैं, तो यहाँ इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास करते हैं सॉल्यूट का। अब देखिए हमारे पास है कमेंट नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, यदि मैं लिखता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, चेक कीजिए, ये है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो हम लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। चेक कीजिए, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, और ये हमारा 1000 से क्या हो जाएगा डिवाइड, n इंटू V इंटू 10 टू दी पावर -3। एक फॉर्मूला ये हो गया जो हम यूज करेंगे। थर्ड नंबर हमारे पास है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन
नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। आइए मेरे दोस्त कैसे करेंगे हम। हमें मालूम है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, और उसके बाद यहाँ हमने लिखा है 1000, यहाँ हमने लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पे अगेन मोलरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा WS बाय MS इंटू 1000 बाय MS। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो N बाई M देख लीजिए, N बाई M लिखेंगे तो क्या होगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। 1000 है, ये है, ये है, ये है, ये है, सारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हम लिखने वाले हैं ऊपर में आपको न्यूमरेटर में MS और डिनोमिनेटर में ES। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का आपका ये रिलेशन रहा। अब देखिए हम यहाँ लिखने वाले हैं इक्विवेलेंट मास, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास मोलर मास होता है, ये तो आपको कैलकुलेट करने आता है, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। आइए मैं इस वैलेंसी फैक्टर के बारे में आपको इन डिटेल आपको यहाँ बताऊंगा। पहले हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड, डिनोमिनेटर में MS और वैलेंसी फैक्टर, ये कैंसिल हो गया। फॉर्मूला हो गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हियर इज द फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है, समझना है, और हम फिर से एक बार आपको समझाना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला तो आपका क्लियर है। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मास बाय डेंसिटी, नॉर्मलिटी है। अब यहाँ WS ES 1000 M बाई रो, ये वॉल्यूम की जगह M बाई रो। सॉल्यूट का मास बाई सॉल्यूशन का मास इंटू 100, ये परसेंटेज मास बाई मास देगा, ये 10 हुआ, ये रो हुआ, और ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वहां जो लिखा हुआ है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000, ये फॉर्मूला आ गया। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, मोलरिटी का फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड किया हूँ, और इक्विवेलेंट मास का मीनिंग होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मैं वैलेंसी फैक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है। ये देखिए वैलेंसी फैक्टर कैसे रिलेटेड है, एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, आयंस के लिए क्या होगा, एसिड्स के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, सॉल्ट्स के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द केमिकल स्पीसीज, and we have to come across the valency factors regarding these chemical species। आइए हमें स्टार्ट करना है एलिमेंट के वास्ते। ये जो आपका एलिमेंट है इसके वास्ते हमारा जो वैलेंसी फैक्टर होता है, वो वैलेंसी फैक्टर एलिमेंट की वैलेंसी होती है। तो हम बोलेंगे ये जो एलिमेंट्स है उसके लिए वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है हमारा वैलेंसी। अब यदि हम आयंस की बात करते हैं, हमारे आयंस पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, इट मीन्स केटायन हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, यानी कि बेसिक रेडिकल हो सकते हैं, एसिड रेडिकल हो सकते हैं।
इनके लिए जो हमारा यहाँ पर आयंस का वैलेंसी फैक्टर होगा, वो वैलेंसी फैक्टर इसका चार्ज होगा। तो आप कहेंगे कि आयंस के लिए जो वैलेंसी फैक्टर है वो चार्ज है, एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी है। एसिड के लिए आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, डोनेटेड H+, देख लीजिए, डोनेटेड H+ पर मोल ऑफ द एसिड, पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, सॉरी, पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। और इसी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। ये है हमारा बेसिसिटी। यदि हम बात करते हैं बेस के लिए, तो बेस के लिए जितना OH- वो डोनेट करेगा तो हम लिखेंगे उसको एसिडिटी। यदि हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारे सॉल्ट में केटाइंस और एनाइंस दोनों होंगे, तो हम लिखेंगे चार्ज। O है either the cation or over the anion। तो आइए, आपने सॉल्ट्स के लिए लिखा है कि केटायन और एनायन पे जो चार्ज होता है दैट विल बी कॉल्ड द वैलेंसी फैक्टर फॉर द सॉल्ट्स। यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, आप पहले पढ़े हैं 11 क्लासेस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ध्यान दीजिएगा, लॉस नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब गेन करेगा तो हम क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारा हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स का केमिकल स्पीसीज मिलने वाला है, और इस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल स्पीसीज के वास्ते हमने वैलेंसी फैक्टर कैसे कैसे डिफाइन किया है। एक बार फिर से मेरे साथ आप सोचिए, एलिमेंट्स के वास्ते वैलेंसी होगा उसका वैलेंसी फैक्टर, आयंस के वास्ते चार्ज होगा, एसिड के वास्ते डोनेटेड H+ बाय 1 मॉलिक्यूल जिसको बेसिसिटी बोलेंगे, और यदि हम बेस की बात बोलेंगे तो उसे एसिडिटी बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो बेस को सेटिस्फाई करता है। तो जितना H+ ये देगा एसिड, उतना ही OH- यानी कि बेस सेटिस्फाई होगा। सो एसिड के वास्ते हम बेसिसिटी डिफाइन करते हैं, और बेस के वास्ते उल्टा एसिडिटी डिफाइन करते हैं। आइए, सॉल्ट्स की जब मैंने बात किया है, आप सभी जानते हैं कि सॉल्ट्स आपका केटाइंस और एनाइन से फॉर्म करेगा। तो केटाइन और एनाइन में किसी भी एक पे टोटल चार्ज आप रख देंगे तो वो आपका कहलाएगा वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के वास्ते गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसी तरह रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है कि गेन होता है, आप बताइए। निश्चित रूप से रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, मगर ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल उल्टा। अब हम बारी बारी से आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझाएंगे
जैसे पहले हम एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं। देख लीजिए, हम एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए हमने लिखा है इक्विवेलेंट मास। यह इक्विवेलेंट मास मैं कैल्शियम के वास्ते कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये होगा इसका मोलर मास और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ऑब्वियसली कैल्शियम का मोलर मास उसका एटॉमिक मास है जो कि 40 है, और ये वैलेंसी फैक्टर है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 20। इक्विवेलेंट मास का कोई यूनिट हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, और यदि हम इक्विवेलेंट मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तब उसे ग्राम इक्विवेलेंट मास कहा जाता है। यह इक्विवेलेंट मास कैल्शियम के वास्ते हमने कैलकुलेट किया है। उसी तरह से यदि मैं इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम के वास्ते कैलकुलेट करूं तो ये 27/3 यानी कि 9। अच्छा, यदि हम बात करते हैं ऐसा इक्विवेलेंट मास कॉपर का इन Cu2Cl2, यह है क्यूपरस क्लोराइड। क्यूपरस क्लोराइड की जब बात करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बट ये आपका रियल वे है लिखने का। तो क्या लग रहा है, इस कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1, तो हम लिखने वाले हैं एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय 1, आंसर हो गया 63.5। बट इफ यू आर आस्क्ड फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इन CuCl2, तब क्या होगा, कॉपर की वैलेंसी 2 है तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने एलिमेंट के लिए आपको एक्सप्लेन किया, और अब आप समझ गए होंगे हम क्या लिखने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन FeCl2। आप फाइंड कीजिएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन FeCl3, आप फाइंड कीजिएगा। और ये हमारे पास बी नंबर यहाँ पे है। आप देखिए आयंस के लिए आपको मालूम है आयंस हमारे 2 टाइप के हैं, एक आपके केटायंस हैं और दूसरे आपके एनायंस हैं। इस केटायंस को आप बेसिक रेडिकल के नाम से भी जानते हैं और इसे आप एसिड रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। ये सारा समझिए कि आपका पीछे जो भी पढ़े हैं उन सबों का एक रिवीजन भी है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। आइए, यदि मैं इक्विवेलेंट मास यहाँ पे कैल्शियम +2 का कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये है 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20। इक्विवेलेंट मास यदि सोडियम प्लस का कैलकुलेट करना चाहते हैं देन 23 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट मास यदि सल्फेट का कैलकुलेट करना चाहते हैं, इन सबों का मोलर मास ऐड करने के बाद 96 और डिवाइडेड बाई 2। यदि हम बात करेंगे PO4-3 की तो ये 95 आएगा ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से आयंस का आप जो है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मैं एसिड की चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। एसिड के लिए एसिड का जो बेसिसिटी होता है वो होता है डोनेटेड H+ पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, तो देख लीजिए मोलर मास 98 और ये 2H+ डोनेट करेगा तो 2 से डिवाइड, ये 49। यदि हम बात करना चाहते हैं HCl का तो 36.5 डिवाइडेड बाई 1, ये 36.5। सो दिस इज योर अबाउट द एसिड, जितना डोनेट करेगा H+ उसी से हमें डिवाइड करना होगा।
अब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट मास यदि H3PO4 का कैलकुलेट करना है, H3PO3 का कैलकुलेट करना है और यदि H3PO2 का कैलकुलेट करना है और यदि हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा इन तीनों को, तो ये 98/3, 98/2, 98/1। क्यों? क्योंकि इनका बेसिसिटी 3 होता है। स्ट्रक्चर से क्लियर है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास में लूंगा तो और भी एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं स्ट्रक्चर पहले बताया हूँ, वहां से भी आप याद रख सकते हैं, और भी मैं इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा आपको फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था तुम्हारा बेसिसिटी। तो एसिड के लिए उसके हम लोग मॉलिक्यूलर मास में बेसिसिटी से डिवाइड करके और तब हम लोग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम बेस की बात करते हैं। फॉर द बेसिस, बेस के लिए आप देख लीजिए, आपने लिखा है जो वैलेंसी फैक्टर है उस वैलेंसी फैक्टर को एसिडिटी कहते हैं, और यह आपका होता है डोनेटेड OH माइनस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। आप ध्यान देंगे जो यहाँ पे हम बेस की चर्चा कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास मुझे NaOH का कैलकुलेट करना है, मुझे MgOH होल ट्वाइस का कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपका सपोज कीजिए 40 हो गया, लिख लीजिए 23 और 1 और 16 और डिवाइडेड बाई 1। ये हो गया Mg का 24 और प्लस 16 प्लस 1 17 2 जा 34 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैल्शियम का 40 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2। ये है बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी जो आपने लिखा है बेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम बेस के लिए एसिडिटी की बात करते हैं, और एसिड की जब बात होती है तो बेसिसिटी की बात करते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारे पास है फॉर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देखना है। देख लीजिए MnO4-1 सपोज कीजिए Mn+2 में चेंज कर गया। यदि हम इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करेंगे तो मान लीजिए KMnO4 आपका MnO में चेंज कर गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, दूसरा बैलेंस करके। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आपको सिखाते हैं। पोटेशियम का हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ऑक्सीजन का -8 टोटल हुआ, और मैंगनीज का आपका +7 हुआ। क्यों? क्योंकि टोटल कंपाउंड पे चार्ज आपका 0 होता है। तो Mn का +7 हो गया, और इधर देख लीजिएगा -2, और इस पे आपका +2। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए तो आपको Mn+7 से Mn+2 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है? आपका जवाब है 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तब हम क्या लिखने वाले हैं? इक्विवेलेंट मास लिखने वाले हैं KMnO4 का इस रिएक्शन में 158 जो कि मोलर मास हो गया, और डिवाइडेड बाई 5। यदि हम ऐसा लिखते हैं कि हमारा KMnO4 चेंज कर गया है आपका MnO2 में, तो क्या होगा
सिमिलरली आप +1 लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं, +7 -4 +4, टोटल कंपाउंड पे चार्ज 0 होता है। ये सारा कुछ आप 11th क्लास में पढ़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट हूँ। तो देखिए Mn+7 और ये Mn+4, नेचुरली इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो 158 और डिवाइडेड बाई 3। यदि हम बात करते हैं कि KmnO4 चेंजेस इनटू K2MnO4, +1 -8 +7 +2 -8 +6, कितने का चेंज हुआ? Mn+7 Mn+6, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। Then you are getting the equivalent mass of KMnO4 is equal to 158 divided by 1. It means 158. Likewise, we have another examples like K2Cr2O7 changes into Cr2O3. क्या होगा? -6 +6 -14 +12 +12, 2 क्रोमियम के वास्ते +12, यहाँ 2 क्रोमियम के वास्ते +6, दोनों का नंबर सेम है, चार्ज में डिफरेंसेस है। खुद सोचिए, यहाँ पे जब Cr2 पे आप +12 लिखे हैं, यहाँ Cr2 पे +6 लिखे हैं, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया होगा? निश्चित रूप से 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास जो भी है डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास और वैलेंसी फैक्टर। अब यदि हम आपसे बात करें रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो क्या होगा? जैसे H2S हमारा कन्वर्ट हो गया है SO2 में, चेक कीजिए, +2 -2 -4 +4, कितने का चेंज दिख रहा है? S-2 S+4। ये देखिए आपको यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है? तो नेचुरली 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -6 में +4 जाएगा तभी तो -2 आएगा। इट मीन्स आप लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट H2S का आपका 34, ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 6। अगेन वी हैव अनदर एग्जांपल H2S जो कि चेंज कर गया SO3 में। H2S SO3 में चेंज किया है, आप चेक कीजिए, यहाँ पे +2 -2 -6 +6, कितने का चेंज हो रहा है? अगेन S-2 S+6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप गलती करते हैं बच्चे, का ध्यान दीजिएगा, ये -8 +6 में आपको टोटल चार्ज आ गया -2 दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। इट मीन्स इक्विवेलेंट मास H2S का होगा 34 डिवाइडेड बाई 8। So here is your all about the valency factor for the different kinds of the chemical species like element, ions, acid, base, salt, oxidizing agent and reducing agent। और इन सारे के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, और अब मैं ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर।